हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी से संबंधित तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं। इसी कड़ी में आप ध्यान दीजिएगा साथी, जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में उसी के आगे आज बात करेंगे। जैसे आज का पहला जो प्रश्न है, कह रहा है कि राज्य की आवश्यक विशेषताएं हैं। भारत की सरकार और संसद, स्थानीय अधिकारी, अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र, सजातीय संस्कृतियाँ। सबसे पहले तो आप ध्यान दे लीजिए, जब भी हम बात करते हैं राज्य की परिभाषा की, तो आपको पता होना चाहिए जो राज्य होता है, राज्य की परिभाषा यह कहता है कि एक राज्य लोगों का एक समूह है जो कि भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है। भूमि के एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, उसी को हम यहाँ पर राज्य के रूप में देखते हैं। उनके पास आमतौर पर एक संगठित सरकार होती है जो किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। मतलब जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त होते हैं उसे हम राज्य की कैटेगरी के रूप में देखते हैं। देखिए, जब राज्य के अंतर्गत की बात की जाए तो राज्य के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, भारत के अगर पर्सपेक्टिव में देखें, चूँकि हम भारत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि सरकार और संसद, ठीक है, सरकार और संसद तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सरकार और संसद तो यहाँ पर मैंडेटरी है। साथ ही साथ राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य अधिकारी, तो ये भी इसका ज़रूरी है। तो आपको जो दो बातें एकदम क्लियर दिख रही है, भारत सरकार और संसद ये रहेगा, स्थानीय अधिकारी रहेगा। एक और दो का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पर है आपका? एक और दो का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है और केवल दो इसमें है, एक नहीं है, तो ये भी गलत। तो आप एक दो तीन यहाँ पर देख रहे हैं, एक दो तीन चार, तो सी और डी में आपका होगा। अब तीसरा जो पॉइंट है, अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र। तो किसी राज्य को मैं आपको बताऊं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आप ध्यान दीजिएगा, भूमि का एक निश्चित क्षेत्र, राज्य की परिभाषा में एक शब्द ऐड होता है, भूमि का एक निश्चित क्षेत्र। तो ये अच्छी तरह से परिभाषित क्षेत्र हो गया, तो तीन भी सही है, तो एक दो तीन भी सही है। सजातीय संस्कृतियाँ, सजातीय संस्कृतियों के बारे में यहाँ पर बात नहीं की जाती है, ध्यान दीजिएगा। सजातीय संस्कृतियों की बात नहीं की जाती, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सी इज़ राइट हियर, यानी एक और दो और तीन सही है, चार गलत है यहाँ पर, तो एक दो तीन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप कहोगे गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इंडिया, लोकल अथॉरिटीज़ एंड वेल डिफाइंड टेरिटरीज विल बी द आंसर ऑफ स्टेट्स। बाय द वे, आपको पता होना चाहिए कि जो राज्य होता है उसका जो क्षेत्र होता है उसमें आठ चीज़ें होती है। जैसे हम पहला जो प्रश्न बात कर रहे हैं राज्य की आवश्यक विशेषताएं, तो इसमें मैंने आपको बताया था पिछली वाली क्लास में कि 8 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सी? जनसंख्या क्षेत्र, सरकार, जनसंख्या क्षेत्र, सरकार, स्थायित्व, मान्यता, संप्रभुता, कराधान, कानूनों की प्रणाली। तो ये सब मिला करके क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है साथी, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए करते हैं विचार। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अनुच्छेद 25 ने सरकार पर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने की बात कही है। अनिवार्यता का सिद्धांत धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनिवार्यता का सिद्धांत धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो जब बात की जाए अनिवार्यता के सिद्धांत की, तो यहाँ पर देखिए, अनिवार्यता के सिद्धांत की स्थिति को जब देखते हैं तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा साथी, गौर कीजिएगा साथी, अनिवार्यता का जो सिद्धांत है वह यहाँ पर स्वतंत्रता से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर
दो सही है, एक गलत है। अनुच्छेद 25 ने सरकार पर आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, धर्मनिरपेक्ष गतियों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की बात कही है। नहीं, यहाँ पर आर्टिकल 25 में ये बातें नहीं कही गई हैं। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है। यह अंतःकरण की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। जब अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करें तो इसमें क्या होता है कि धर्म को मानने या आचरण करने, धर्म जैसा आचरण करना या उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, या उस धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, राज्य कानून बना सकता है, यहाँ पर अनुच्छेद 25 ही बताता है। अनुच्छेद 25 कहता है कि राज्य जो है वह कानून बना सकता है। राज्य कानून बना सकता है किससे संबंधित? राज्य कानून बना सकता है किससे संबंधित? जो किसी भी धार्मिक प्रथा से जुड़ी किसी भी वित्तीय, आर्थिक, राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रबंधित करता हो। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर सही कौन सा है। तो ये पहला वाला तो गलत है। देखिए, ये जो शब्द यहाँ पर जोड़ दिया ना, आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, इनको तो करता है, लेकिन अन्य धर्मनिरपेक्षता की जो बात करता है, अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ये विनियमित करने की बात कर रहा है, यह प्रतिबंधित करने की बात करता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो ये कर का अधिकार द्वारा कर का संग्रह लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। प्रश्न जो है बड़ा अच्छा है। ये कह रहा है कि विचार करें, तो विचार करने के क्रम में आप ध्यान दीजिएगा साथी। जैसे हम जब अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, अनुच्छेद 21 की बात जब करते हैं तो अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है? जीवन जीने का अधिकार। यह जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका मतलब है कि जीवन जीने से संबंधित और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित चीजों के लिए कानूनी अधिकार है व्यक्ति की। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 21 कहता है। और सबसे बड़ी बात है कि यही आर्टिकल इसी के माध्यम से ये कहता है कि यह भारत के हर व्यक्ति, हर नागरिक को, और इवन आप कह सकते हैं कि विदेशियों को भी यहाँ पर यह अधिकार दिया गया है। विदेशियों को भी यह अधिकार दिया गया है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, क्लियर है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह है अनुच्छेद 21 सही है ये बात। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कानून के अधिकार द्वारा कर का संग्रह। देखिए,
आपको पता होना चाहिए, जब आप कर के संग्रह की बात करते हैं तो एक आर्टिकल आता है अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 क्या कहता है साथी, कि कोई कर विधि के अधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जा सकता है। विधि के अनुसार या तो आरोपित, मतलब या तो लगाया जा सकता है या संग्रहित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसके अलावा केंद्र तथा राज्य के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 12वें में अनुच्छेद 268 से 291 के बीच में किया गया है। 268 से 291 के बीच में किया गया है। कर देना किसी नागरिक का मूल कर्तव्य माना जाता है, न कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो कर देना ये मौलिक अधिकारों के कॉन्सेप्ट में पूछा है। कर देना मौलिक कर्तव्य है, ना कि अधिकार। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये गलत है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पर होंगे। लोकसभा व राज्यसभा का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार पर होगा। ये जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा, विधानसभा और जो आपका राज्य की विधानसभा है, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और ऐसी तारीख को जो समुचित विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निमित्त नियत की जाए, कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो गया हो तो वो चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है, एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार, क्या ये मौलिक अधिकार के कंसेप्ट में आते? नहीं। तो ये आपका इसके अंतर्गत नहीं आता है, यानी यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका सिर्फ एक सही है, गलत है। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। चलिए अगला प्रश्न हम आगे बढ़े। अगला प्रश्न बड़ा अच्छा सा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है साथी, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और उनका सही मिलान करें। चलिए इस पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।